Good morning, student. Welcome to the online education system of Ideal Education Point, New Chaudhary Public School. स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ डायरेक्शन. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? एक्चुअली ये जो वर्ड है फ्लक्स, दैट इज़ रिलेटेड टू क्वांटिटी, अमाउंट. जैसे अगर हम एक विंडो ओपन करते हैं और उस विंडो में से एयर आके पूरे रूम में भर जाती है, सो हम इसको बोलेंगे एयर फ्लक्स. किसी पर्टिकुलर एरिया में से पानी अगर क्रॉस होके और भर जाता है, दैट इज़ कॉल्ड वाटर फ्लक्स. तो हम ये जानते हैं अगर किसी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा क्रॉस होगा तो दैट अमाउंट, दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस is defined as the total number of electric field lines of force that normally passes through the surface. तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से पास होगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. स्टूडेंट, यहाँ पे हम ये देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो ये इनके बीच में गैप ऐसा प्रॉपर गैप होगा, यूनिफॉर्म गैप होगा. सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सो मान लो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, 10 लाइन्स आ रही हैं और हमने रिंग लगा दिया, उस रिंग के अंदर से 10 लाइन क्रॉस हो रही है. तो हम क्या बोलेंगे? इस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक हुआ? 10. अगर उसी एरिया में 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएंगी, पास हो जाएंगी, और अगर उस रिंग से 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होती हैं तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? 20. अगर हम रिंग का एरिया बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और बढ़ जाएगा, ज़्यादा लाइन्स उसमें से पास होंगी. अगर हम फ्लक्स की इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, इंटेंसिटी का मतलब होता है क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो अगर लाइन पास होंगी तो उसी रिंग में से जहां पहले 20 लाइन पास हो रही थी, अब कितनी हो जाएंगी? 30. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है एक एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पास होना, द इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक टू अ एरिया. इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे लिंक्ड. तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है. पहला तो क्या? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा एरिया. जितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स लिंक होगा उस एरिया के साथ, और जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लाइंस उसमें से पास हो सकती हैं, उतना ज़्यादा उससे फ्लक्स लिंक होगा. ये वैसे ही है जैसे एयर फ्लो हो रही है, हमने एक रूम का विंडो ओपन किया, अगर एयर की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा एयर पास हो जाएगी उस एरिया में से. इसका मतलब एयर का फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ एयर फ्लो. सेकंड, अगर हम एरिया बड़ा खोल दें, हम और ज़्यादा बड़ी विंडो खोल दें, तो हम क्या देखेंगे? इंटेंसिटी उतनी ही है, एरिया बढ़ गया, अब ज़्यादा एयर आ रही. सो उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर एरिया में से पास होता है, लिंक होता है, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद एरिया डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी, एरिया एंड एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. अच्छा, इन दोनों के बीच के एरिया पे भी डिपेंड करता है. एरिया कैसे? मान लो एयर फ्लो हो रही है, हमने दूसरी साइड का विंडो ओपन कर दिया, एयर फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, तो क्या उसमें से एयर पास होगी? एयर क्या उस एरिया को क्रॉस कर पाएगी? नहीं. जैसे हम एक बकेट नल के नीचे लेके जाते हैं और बकेट को हमने ऐसा रखा हुआ है उल्टा, तो उसमें से कितना पानी भरेगा? कोई पानी नहीं भरेगा. इसका मतलब द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी विच आर क्रॉसिंग थ्रू एरिया इज डिपेंड ऑन एंगल ऑल्सो. किस के बीच का एंगल? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल. तो स्टूडेंट, ये जो एरिया का एंगल है, इसके लिए हम एक पढ़ेंगे एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर को
आपको समझना है। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है और इट हैज अ डायरेक्शन, और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे स्टूडेंट ये सरफेस है, स्मॉल सरफेस ds, इस पूरे सरफेस का हमने एक स्मॉल पार्ट ले लिया ds, और ds ये तो है एरिया सरफेस, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो n कैप है ये किसकी डायरेक्शन है? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो जहां भी सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर की तरफ आउटवर्ड, ये किसकी डायरेक्शन होगी? ये डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की। सो स्मॉल एरिया ऑफ सरफेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को आपको ध्यान रखना है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होगी बाहर की तरफ। तो अगर एक हम क्यूब लें तो उसमें 6 सरफेसेस होती हैं, हर सरफेस की एरिया वेक्टर अलग अलग होगा, हर सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा बाहर की तरफ। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम समझ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स दैट नॉर्मली पास थ्रू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं जो स्मॉल एरिया ds से पास होता है through a small area ds due to an electric field E at an angle theta with ds। तो d phi हो गया E dot ds। ये डॉट प्रोडक्ट है, हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट A dot B होता है AB cos theta, तो E ds cos theta। What is theta? Angle between the E and ds। What is E? Electric field, electric field intensity। What is ds? Area vector। So theta is an angle between electric field and area vector। so ये हम एक क्लोज सरफेस लेते हैं और इसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, और हम क्या देख रहे हैं कि इस पूरे क्लोज सरफेस पे यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अच्छा, और जहाँ भी जिस पॉइंट पे भी हमें एरिया वेक्टर देखना होगा उस पे टेंजेंट ड्रॉ करके उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है बाहर की तरफ। इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? आउटवर्ड। इस पॉइंट पे किधर होगी? ऐसा बाहर की तरफ। इस पॉइंट पे किधर होगी? इस तरफ। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा उस पॉइंट पे सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या देखते हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है, ये एंगल है थीटा। यहाँ एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है थीटा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है थीटा। इस तरह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस के साथ अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग एंगल बनाता है। तो इस तरह से अगर एसिमेट्रिक सरफेस हो और उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता हो तो उसके लिए फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम द टोटल फ्लक्स फाई ओवर द होल सरफेस S ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज, तो हम क्या कर देंगे? पूरे का अलग अलग है तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे, हर एक पार्ट के लिए अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और सबको ऐड कर देंगे इंटीग्रेशन के थ्रू। सो E ds cos थीटा, और अगर सिमेट्रिक है तो ES cos थीटा हम इसको लिख सकते हैं E डॉट ds। तो एसिमेट्रिकल सरफेस से जो फ्लक्स लिंक होता है उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला बना लिया? फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस E डॉट ds, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है स्टूडेंट? स्केलर, बट इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। ये लाइन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है बट ये किसकी प्रॉपर्टी है? वेक्टर की। तो जैसे हम गार्डन में पानी देते हैं तो एक पाइप को हम अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखते हैं तो बताइए वाटर करंट की डायरेक्शन कौन सी है? जिधर हमने पाइप को रखा है। अब हमने पाइप को घुमा दिया तो वाटर करंट की डायरेक्शन में घूम गई। तो जो पाइप में से वाटर बाहर निकल रहा है उसके पास दोनों चीजें हैं, उसके पास वेलोसिटी है और उसके पास डायरेक्शन। तो उसके पास मैग्नीट्यूड है, मोटर को कम करेंगे इंटेंसिटी कम हो जाएगी, मोटर को बढ़ाएंगे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो उसके पास क्या है? इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड, और उसके पास डायरेक्शन भी है। अच्छा, उसको हमने एक बकेट में भर दिया। वो कैसी क्वांटिटी थी? वेक्टर,
क्यों? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। अब हमने उसको एक बकेट में भर दिया। अब बकेट में जो पानी भरा हुआ है, पानी क्या था पहले? पानी क्या था जब पाइप से निकल रहा था? वेक्टर। अब जब हमने बकेट में भर दिया तो अब उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड तो है कितना है वो पानी, पर डायरेक्शन नहीं है। हम बकेट को उठा के कहीं भी लेके जा सकते हैं। सो इस तरह से स्टूडेंट एक वेक्टर क्वांटिटी की प्रॉपर्टी स्केलर हो सकती है। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और जूल मीटर पर कूलम, और एक यूनिट और होता है वोल्ट इनटू मीटर। नाउ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, जब अभी तक हमने क्या पढ़ा है? एक पॉइंट चार्ज होता है। जब ये हम चार्ज किसी सरफेस को देते हैं तो वो चार्ज सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हम चार्ज कौन सी सरफेस को दे रहे हैं और वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसके बेसिस पे हम लोग कुछ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज के पढ़ेंगे। तो एनी चार्ज विच कवर ए स्पेस विद डायमेंशन मच लेस देन इट्स डिस्टेंस अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट एज ए पॉइंट। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है? जिसका साइज बहुत स्मॉल। A system of closely spaced charge is said to form a continuous charge distribution। तो अगर बहुत सारे पॉइंट चार्ज एक दूसरे के बहुत पास रखे हैं तो इसको बोलेंगे continuous charge distribution। It is useful to consider the density of charge distribution as we do for density of solid, liquid and gas। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो स्टूडेंट, अगर एक हमारे पास वायर है, एक लेंथ का लाइन का वायर है, मान लो हमने उस पर चार्ज दिया Q। वो Q पूरे वायर में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? हम जानते हैं, अगर हमने चार्ज दिया है तो वो पॉजिटिव चार्ज अगर सपोज दिया है तो वो एक दूसरे से रिपल्शन का फोर्स लगाएंगे और वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे जाके पूरे कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमने ये कंसीडर किया कि हमने एक चार्ज दिया Q और वो लेंथ L के जो कंडक्टर है उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए स्ट्रेट लाइन or over the circumference of the circle or over the edge of cuboid etc, then the distribution of charge is called linear charge distribution। अगर एक चार्ज लाइन की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसे बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए एक क्वांटिटी हम लोग लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका यूनिट क्या होगा? चार्ज का होता है कूलम और लेंथ का होता है मीटर। सो इसका यूनिट क्या होगा स्टूडेंट? कूलम पर मीटर। ओके, और इसको हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया है लैम्डा से। तो लैम्डा इक्वल्स टू Q अपॉन L। अच्छा, ये जो क्वांटिटी है इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मान लो एक वायर है और हमने उसको चार्ज दिया Q। अब वायर का लेंथ कितना भी हो सकता है, एक वायर दूसरे वायर से कनेक्टेड होके कितना भी दूर जा सकता है। तो आपसे बोला गया कि बताइए इस पूरे वायर पे चार्ज कितना है। तो हमने बोला पूरे वायर का हमें नहीं पता, लेकिन हमारे सामने जो 1 मीटर लेंथ का वायर है इसका चार्ज हमें पता है। अब जितने मीटर वायर है आप उससे मल्टीप्लाई करके उतने का निकाल लो। ये वैसे ही है जैसे आपसे पूछा गया कि बताइए पूरे राजस्थान में कितने रुपए का शुगर है। द टोटल प्राइस इन द होल राजस्थान, कितना प्राइस का शुगर है। तो हमने बोला हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि 1 kg का प्राइस ये है। अब जितने भी kg टोटल शुगर है उससे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। सो ये थोड़ा सा हमें एडवांटेज यहाँ पे मिलता है कि हम 1 मीटर पे जो चार्ज है, यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है वो स्पेसिफाई करते हैं और जितना भी लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करके हम उसको निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर एक लाइन पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है तो वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लो एक छोटे से लेंथ dl में हम कंसिडर करते हैं, चार्ज है dq और लेंथ है dl। सो लैम्डा होता है चार्ज अपॉन लेंथ, तो dq अपॉन dl।
यहाँ से अगर डी क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एल। डी क्यू क्या है? स्मॉल चार्ज। अच्छा, हमें तो पूरा चार्ज निकालना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एल लेंथ में कितना चार्ज फैला हुआ है, तो हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, इसको इंटीग्रेट कर देंगे और इसको इंटीग्रेट करके लैम्डा डी एल, कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? लेंथ एल के लिए। सो टोटल चार्ज ऑन द लाइन एल इज Q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अप टू L लैम्डा डी एल। ये हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, Q का वैल्यू ये पुट कर देंगे लैम्डा डी एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4πε0। Q की जगह क्या पुट कर देंगे? लैम्डा डी एल। तो इंटीग्रेशन लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम Q का वैल्यू मेन फॉर्मूले में पुट करके लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर हमने चार्ज को किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया है तो द चार्ज पर यूनिट द सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। Charge per unit area. If the charge is distributed over a surface area, then the distribution is called surface charge distribution. तो यहाँ भी हम एक क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं सिग्मा। सिग्मा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, इसका यूनिट क्या बनेगा? चार्ज का कूलम, एरिया का मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, और अगर स्मॉल, ये पूरा एरिया पे हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, यहाँ पे स्मॉल एरिया लें हम ds, तो उस पर हम ये मान लेते हैं कि टोटल चार्ज Q है, तो उस ds स्मॉल एरिया पे चार्ज है dQ। तो सिग्मा का वैल्यू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं dQ अपॉन ds। ds इज व्हाट? सरफेस, स्मॉल सरफेस एरिया। सो अगर टोटल चार्ज इस पूरे सरफेस एरिया पे निकालना है तो हम इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द एंटायर सरफेस। तो Q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस सिग्मा ds। सो व्हाट इज सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी, द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वॉल्यूम, देन डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, रो इक्वल्स टू Q अपॉन V। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? चार्ज का कूलम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। अगर ये पूरा वॉल्यूम है V और इसमें से हम स्मॉल वॉल्यूम कंसिडर करें dV, तो मान लिया कि इस स्मॉल वॉल्यूम पे चार्ज कितना है? dQ। तो रो का वैल्यू हो गया dQ अपॉन dV। अगर टोटल पूरे वॉल्यूम पे चार्ज निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द एंटायर वॉल्यूम। तो इंटीग्रेशन रो इंटू dV, दैट गिव्स द total charge over the whole volume। अगर डिफरेंट केस कंसीडर करें, जैसे कि हमने बोला था कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये थीटा पे भी डिपेंड करता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। अगर थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच है तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। अगर थीटा 90 है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो फ्लक्स उससे कितना लिंक होगा? 0। अगर थीटा का वैल्यू 90 से ऑब्ट्यूस है, 90 to 180 है, तो फ्लक्स नेगेटिव होगा। सो फ्लक्स का वैल्यू थीटा पे भी डिपेंड करता है, एंगल पे भी डिपेंड करता है। सो एक और चीज यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इज द 3 डायमेंशन इक्विवेलेंट ऑफ एन ऑर्डिनरी 2 डायमेंशन प्लेन एंगल। स्ट्रेट सॉलिड एंगल अलग होता है। तो जैसे आपने कौन देखा है, आइसक्रीम वाला कौन, उसमें जो पूरा सर्कुलर जो एंगल है अंदर वाला, ये वाला जो एंगल है ये सर्कुलर, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसको d ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे कौन बड़ा होता जाएगा ये सर्कुलर एंगल बड़ा होता जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का यूनिट हम जानते हैं स्टेरेडियन होता है। सॉलिड एंगल क्या होता है? द एंगल सबटेंडेड
बाय एरिया एलिमेंट ds एट द सेंटर O ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो ये पूरा जो ds है ये चारों तरफ से जितना एंगल यहाँ सबटेंड करेगा सेंटर पे, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो dom इक्वल्स टू ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो अगर हमें टोटल निकालना होगा तो इसका इंटीग्रेट कर देंगे और ये होता है टोटल 4 पाई स्टेरेडियन। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम यहाँ पे आता है, दैट इज कॉल्ड गॉस थ्योरम। अच्छा, अगर कोई एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस, तो उससे फ्लक्स कितना लिंक होता है? तो हमने ये बोला कि अगर क्लोज सरफेस है और उसके अंदर चार्ज रखा हुआ है तो उससे फ्लक्स लिंक होता है, लेकिन अगर क्लोज सरफेस के बाहर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो फ्लक्स लिंक नहीं होता। तो गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही डिफाइन करता है, बट इन टर्म्स ऑफ चार्ज। अच्छा, अब तक हम फ्लक्स पढ़ते आ रहे थे, लेकिन हमने उसमें चार्ज के बारे में बात नहीं की, हमने उसमें बात की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। गॉस ने बताया कि ये जो फ्लक्स है ये चार्ज से रिलेटेड है। उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाली भाषा का यूज़ नहीं किया, उन्होंने इसको किससे लिंक किया? फ्लक्स को उन्होंने लिंक किया चार्ज से। तो अकॉर्डिंग टू गॉस, क्लोज सरफेस को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उससे फ्लक्स लिंक होगा, तो वो फ्लक्स कितना होगा? तो उन्होंने बताया कि फ्लक्स क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर डिपेंड करता है, और उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम नहीं लिया, जबकि हम पहले किससे पढ़ते आ रहे थे? फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड से हम इसको लिंक कर रहे थे। अच्छा, तो उन्होंने इसको डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। क्लोज एरिया से कितना फ्लक्स लिंक होगा, उसके उस एरिया के अंदर जितना चार्ज है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। सो हमने इसको यहाँ लिखा, ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर क्लोज एरिया है तो स्टूडेंट उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये इस तरह से सर्कल बना देंगे इंटीग्रेशन के साथ। इसको, इस सिंबल को अब हम बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल। क्लोज आप जानते हैं, क्यूब, सिलेंडर, स्फेयर, क्यूबॉइड, ये सब क्लोज सरफेसेस हैं। तो हो सकता है एक ही सरफेस क्लोज होगी, जैसे स्फेयर में है, सिलेंडर में 3 अलग अलग सरफेसेस होती हैं, तीनों को कंबाइन करके सिलेंडर क्लोज होता है। 2 सर्कुलर सरफेसेस हैं और एक कर्व्ड सरफेस है। तो कोई भी क्लोज सरफेस हो तो क्लोज सरफेस के लिए हम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते आ रहे थे? पहले E डॉट ds से, और यहाँ पे पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे क्लोज सरफेस का। तो क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल्स टू जितना भी चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर है, Q1, Q2, Q3 जितना भी, तो समेशन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। तो ये जो कंसेप्ट है ये गॉस ने समझाया, और ये कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग कैलकुलेट करते आ रहे थे। सो ये स्टूडेंट, ये चीज़ आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व करने के यूज़ आती है। हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, तो चार्ज एनक्लोज्ड कैलकुलेट करेंगे तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा। सो स्टूडेंट, उससे पहले एक चीज़ और समझनी है, गॉसियन सरफेस क्या होती है। गॉसियन सरफेस को समझने के लिए हम ये एक क्लोज इमेजिनरी सरफेस है। क्लोज इमेजिनरी मतलब रियलिटी में होती नहीं है, हम इमेजिन करते हैं। इमेजिनरी सरफेस, क्लोज सरफेस कौन कौन सी होती है? शेल, क्यूब, सिलेंडर, ये क्लोज सरफेस होती हैं। अच्छा, जब भी हम गॉसियन सरफेस की बात करेंगे तो हमें सिमेट्री का ध्यान रखना होगा। अच्छा, कौन सी सिमेट्री, किसकी सिमेट्री? तो सिमेट्री होनी चाहिए उस पूरे गॉसियन सरफेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री होनी चाहिए। उस पूरे गॉसियन सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए। दूसरा ये है कि एरिया वेक्टर के साथ सेम एंगल बनाना चाहिए। अच्छा, जैसे अगर पॉइंट चार्ज लें तो उसके लिए गॉसियन सरफेस होती है स्फीयर, एक ही सरफेस है,
ठीक है। लेकिन अगर लाइन चार्ज लेते हैं हम, तो उसके लिए हम गॉसियन सरफेस लेते हैं सिलेंड्रिकल। लेकिन सिलेंड्रिकल में तो एक सरफेस नहीं है, यहाँ तो 3 सरफेसेस हैं, एक कर्व्ड और 2 सर्कुलर, तो क्लोज होगा वो। तो अगर हमें कहीं पे एक सरफेस गॉसियन नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं, 2 या 3 या जितनी भी हैं अलग अलग सिमेट्रिकल सरफेसेस को ऐड करके गॉसियन सरफेस क्रिएट करते हैं। तो स्फेरिकल सरफेस सिमेट्रिकल फॉर पॉइंट चार्ज, और इसको हम गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हैं। अब गॉस थ्योरम की हेल्प से हम लोग किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहले तो ये कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, पॉइंट चार्ज है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और वो पॉइंट हमें पता होना चाहिए जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये गॉस थ्योरम के डिस्कशन के बाद हम यहाँ प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिकल सरफेस। गॉस थ्योरम हम सिमेट्रिकल सरफेसेस के लिए प्रूव कर रहे हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्लक्स, और फ्लक्स होता है E डॉट ds। E का वैल्यू हम जानते हैं 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर, r कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ds n कैप इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अच्छा, अगर पॉइंट चार्ज Q यहाँ रखा है, तो हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें इस सरफेस पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना क्रॉस हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, सिमेट्रिकल सरफेस है ये। पूरे सरफेस पे Q से डिस्टेंसेस इक्वल हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। और आप देखते हैं कि ये यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये एरिया वेक्टर है और यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो हर जगह द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो ये सिमेट्रिकल सरफेसेस है। तो अगर हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो r कैप और n कैप इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। और अगर एंगल 0 है तो r कैप डॉट n कैप क्या हो जाएगा, दोनों यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 a डॉट b a b cos थीटा, और एंगल कितना है 0, तो r कैप डॉट n कैप हो जाएगा 1। तो स्टूडेंट ये बचेगा d phi इक्वल्स टू 1/4πε0 Q ds r स्क्वायर, r कैप डॉट n कैप, r कैप डॉट n कैप 1 हो जाएगा, तो d phi इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर ds। अच्छा, Q वेरिएबल नहीं है एरिया के साथ, R भी कांस्टेंट है, तो Q अपॉन r स्क्वायर को भी हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज क्लोज इंटीग्रल d phi, तो क्लोज इंटीग्रल ये बाहर ले लिया ds। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr स्क्वायर, तो 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर, और ds का ये टोटल ds क्लोज इंटीग्रल ऑफ दिस स्फेयर इज 4πr स्क्वायर। सो यहाँ पे 4π कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, सो द फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन ε0, दैट इज गॉस थ्योरम। सो हमने ये सिमेट्रिकल सरफेस से, स्फेरिकल सिमेट्रिकल सरफेस से, जिसके अंदर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q, और उससे हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, E डॉट ds, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले से, और फाइनली जो फ्लक्स का वैल्यू है वो कितना आ गया, Q अपॉन ε0। सो ये गॉस थ्योरम प्रूव होता है कि किसी एनक्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज रखा है, तो उस एनक्लोज सरफेस से, तो उस सरफेस से लिंक होने वाला फ्लक्स 1/4πε0 होता है, द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम फ्रॉम द स्फेरिकल सिमेट्रिकल सरफेस। नाउ डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम हमें पता है कि और उस गॉस थ्योरम से हमें कूलम्स लॉ को डिराइव करना है। तो गॉस थ्योरम सबसे पहले लिखते हैं phi e, the electric flux that is closed integral of E dot ds, that is Q upon ε0। और वही हमने सेम सिमेट्रिकल लिया है, एक स्फेरिकल सिमेट्री हमने यहाँ ली है, और उसके सेंटर पे पॉइंट चार्ज रखा है प्लस Q, और तो पॉइंट चार्ज अगर तो एरिया वेक्टर और
इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल होगा 0। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, एंगल 0 हो गया तो ई डी एस कॉस 0 इज 1, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक ई को बाहर निकाल लिया, क्यों? क्योंकि पूरे सरफेस एरिया पे ई का वैल्यू सेम है, आर इक्वल होने की वजह से। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इक्वल्स टू ई क्लोज इंटीग्रल डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्लोज इंटीग्रल डी एस, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई का वैल्यू हो गया 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ई का वैल्यू आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आप देख रहे हैं कूलम्स लॉ में भी ई का वैल्यू ही आता है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे सरफेस पे कोई चार्ज प्लेस कर दें, इफ ए चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट वेयर ई इज कैलकुलेट, यहाँ पे ई कैलकुलेट करना है, तो जो फोर्स होगा दैट फोर्स इज एफ इक्वल्स टू क्यू ई, और ये जो फोर्स है क्यू नॉट प्लेस किया तो क्यू और ई का वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और ये क्या होता है स्टूडेंट? ये कूलम्स लॉ। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? गॉस लॉ से, और कहाँ पहुंच गए? कूलम्स लॉ से। So this is the proof of Gauss law from the Coulomb's law. Thank you very much, student.